Okay, welcome इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी वैसे सरफेसेस जिनमें पोटेंशियल इक्वल होता है हर जगह। यानी कि लेट सरफेस दिस सरफेस V1 सरफेस हैविंग पोटेंशियल V1 लेट 100 वोल्ट गिवन। तो यहाँ इस पॉइंट पर भी 100 वोल्ट, तो यहाँ भी 100 वोल्ट, हर जगह इस सरफेस पे 100 वोल्ट होगा। यानी कि इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा इक्वल होगा, इसलिए इस सरफेस को एक ही पोटेंशियल सरफेस कहा गया। यानी कि इस सरफेस पे हर जगह किसी भी पॉइंट पर एक ही पोटेंशियल होगा। लेट एज्यूम 100 वोल्ट। सेकेंड, लाइकवाइज गिवन 80 वोल्ट एंड 60 वोल्ट एंड 40 वोल्ट सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो ऐसा सवाल में दिया गया। नाउ वी हैव शोन टू फील्ड लाइन्स इंडिकेटेड। यानी कि कहीं से तो फोर्स लग रहा होगा चार्जेस पे जो उसको वर्क डन कराएगा, तो उस दो फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर दिया गया। ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है, इस परपेंडिकुलर है इस अगर परपेंडिकुलर नहीं होती इस सरफेस के, यानी कि पोटेंशियल सरफेस के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होती तो ये पोटेंशियल ही इक्वल नहीं होता। वाई? Because if the field is perpendicular, then it will cause no work done on that, no extra change in potential, because let assume a field is not perpendicular but it is little have something like angle or little angle, then that angle will cause a force on a force or a different force on that area, that will cause a different potential on that area. So since potential is the work done per unit charge, or change the potential energy per unit charge, so this is the main thing why this is perpendicular. एंड थर्ड थिंग गिवन दैट लेट हम चार वर्क डन टेस्ट चार्ज को चार तरीके से मैं वर्क करा रहा हूँ, यहाँ पे पास को मूव करा रहा हूँ। लेट एक मैंने फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इक्विपोटेंशियल, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल। बट लेट एक टेस्ट चार्ज यहाँ एक इनिशियल पॉइंट मान ली इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट, ये कोई वो पॉइंट है, उसी सरफेस पे एक जाती है, तो यहाँ वर्क क्या होगा? सेकेंड, एक टेस्ट चार्ज उसी सरफेस से दूसरे सरफेस पे चली जाती है, तो टेस्ट के जो वर्क डन क्या होगा? एक पॉइंट चार्ज उसी सरफेस से दूसरे से होते हुए तीसरे सरफेस से होते हुए फिर दूसरे पे चली जाती है, यानी फाइनल उसका दूसरे पे है। नहीं, इन दोनों का तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल पहले पे है, फाइनल दूसरे पे है, और इसका इनिशियल पहले पे, फाइनल भी पहले ही पे है, और इसका इनिशियल पहले पे लेकिन पाथ दूसरे से होते हुए फिर फाइनल पहले ही पे आ गया। यानी कि उसी सरफेस पे जो कि पोटेंशियल इक्वल था, यानी कि जिसके हर जगह पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल थी, यानी कि वही एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस थी। तो यहाँ पूछा जाता है सवाल में कि वर्क डन क्या होगा? उसी इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस द पोटेंशियल इज इक्वल एवरीवेयर, यानी कि अगर 100 वोल्ट इसके इनिशियल पॉइंट पे है तो फाइनल पॉइंट पे भी 100 वोल्ट होगा। यानी कि देयर इज नो नी चेंज इन द पोटेंशियल, डिफरेंस इज जीरो, इन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, यानी कि वर्क डन इज जीरो finally, because work done is work done per unit charge potential, in potential into charge is work done by definition. Yeah, the work is here zero. In second case वर्क इज़ ऑल्सो ज़ीरो। क्यों भाई? क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजिशंस तो एक ही सरफेस पे उसी सरफेस पे आ रही, उसी सरफेस पे आ रही है। यानी कि इस सरफेस पे V3 क्या है? 60 वोल्ट, यानी कि इसके इनिशियल में 60 वोल्ट है और इसके फाइनल में 60 वोल्ट है। ठीक है, इसका पाथ अलग था, यानी पाथ है एक बार 40 वोल्ट वाले पर भी चला गया था एक वक्त में, बट फाइनल इज 60 वोल्ट, यानी कि इनिशियल 60 फाइनल 60, दो पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो, सो वर्क डन इज ज़ीरो। there is no any change in the potential or in the change in the potential energy, अगर हम इस तरह से कहें, या no any change in the the no any change in the potential, the no work done, कोई काम ही नहीं हुआ। क्योंकि यार हमने पढ़ाई की और याद उतना ही रहा, तो क्या पढ़ाई की भाई? कुछ भी नहीं पढ़ी, यही बात हो गई। सो बट इन थर्ड और फोर्थ केस देयर इज चेंज इन पोटेंशियल,
व्हाट चेंज इन पोटेंशियल, 100 वोल्ट से ये 80 वोल्ट वाले पे आ गया, और ये भी 100 वोल्ट से एक बार तो 60 वोल्ट की तरफ गया था, लेकिन फिर 80 वोल्ट पे फाइनल किया, यानी 100 माइनस 80 इज 20 वोल्ट। तो चेंज इन वर्क डन तो हुआ है 20 वोल्ट इनटू पर कूलम, दैट इज वर्क डन इज पोटेंशियल is equal to work done per unit charge is potential, then potential into charge is work done. So there is a little work done and the similar work done is done here, though is the path independent. So work is actually path independent, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है कि ये पाथ इसका ऐसे होकर चला जाए, लेकिन क्योंकि वर्क यानी कि हम काम कैसे भी करें, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से ऐसे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट ऑफ द वर्क विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो इन दिस फर्स्ट एंड सेकंड केसेस द वर्क विल बी जीरो, एंड इन द थर्ड एंड फोर्थ केसेस वर्क विल नॉट बी जीरो, बट वर्क क्योंकि 20 ही होगी जो यूनिट आएगी उसकी 20 आएगी. थर्ड और फोर्थ केस में 20 का डिफरेंस आ रहा है, 100 माइनस 80 20 का डिफरेंस आ रहा है, बट दिस बोथ द डिफरेंसेस विल बी इक्वल, यानी इसका भी 20 इसका भी 20 आ रहा है, हालांकि पाथ अलग अलग है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट. सो दिस इज द मेन फिगर टू बी फिगर आउट. सो नाउ what is electric potential after understanding all this? Now and adjacent points that have the same electric potential, adjacent points यानी कि किसी सरफेस पे मान लो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, सारे पॉइंट्स हैव द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि अगर ये 100 वोल्ट है, ये भी 100 वोल्ट, ये भी 100 वोल्ट, एवरीथिंग एवरीवेयर द पोटेंशियल इज द सेम, देन दैट फॉर्म्स द इक्विपोटेंशियल सरफेस. देन तब ये सरफेस को पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे. यानी एडजेसेंट पॉइंट्स, यानी कि ये सरफेस था जिसमें हम एग्जाम्पल ही समझाया था, तो इस सरफेस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इस पॉइंट पे 100, ये सरफेस वाले पे इस पॉइंट पे भी 80 वोल्ट, इस पॉइंट पे भी 80 वोल्ट, हर जगह 80 वोल्ट, इस सरफेस में हर जगह 60 वोल्ट है, इस सरफेस में हर जगह 40 वोल्ट है. तो एडजेसेंट पॉइंट्स दैट हैव द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एडजेसेंट यानी उसके बगल वाला तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम ही है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो दैट सरफेस विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ पहले वाला से हमने ये चीज़ देखा और पहले से भी पढ़ चुके हैं कि चूँकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम रह रही है, यानी कि जो पोटेंशियल इनिशियल था उस सरफेस पे और कोई टेस्ट चार्ज मूव किया तो उस सरफेस पे फाइनल पोटेंशियल भी वही आ रहा है, बराबर ही आ रहा है. इसका मतलब था कि वर्क डन जीरो हो गया था, जैसा कि हमने जैसा कि हमने यहाँ देखा इस एग्जाम्पल में. देन वी कम टू कंक्लूड एंड ये ऑल्सो कि पाथ इंडिपेंडेंट था वर्क डन, ये भी. इन सब के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, सो नो नेट वर्क डब्ल्यू इज डन ऑन द चार्ज पार्टिकल, यानी कि चार्ज पार्टिकल कोई वर्क नहीं हो रहा उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही अगर चार्ज है, तो अगर उसी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज अगर मूव कर रहा है, उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वर्क नहीं होगा वहाँ पर. और जो कि अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें वो रखी गई है पार्टिकल को और दो पॉइंट से मूव कर रही है तो कोई वर्क नहीं होगा. नाउ इसमें दो प्रॉपर्टीज़ की तरह आती है, दो प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसको प्रॉपर्टीज़ ना कहे, इसको एक फैक्ट भी कह सकते हैं, एनीथिंग, बट आई हैव रिटन इन दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्जेस. यानी कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये एक्चुअली एक पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं. दैट पॉइंट चार्ज हाउ वी विल स्टडी, या स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज, यानी कि एक स्फेयर पे हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एकदम चारों तरफ, तो वो चार्जेस भी वो प्रोड्यूस करेंगी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, और वो सरफेसेस कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स की तरह होगी. यानी कि we see here, let's assume first and second point also that equipotential surfaces are always perpendicular to electric field lines, means जो ये field lines जो आई थी ये always perpendicular होगी. ये पहले पढ़ चुके, अगर perpendicular नहीं होगी तो क्यों, तो वो surface ही equipotential नहीं होगा. तो let's assume these are the equipotential surfaces and 4 equipotential surfaces whatever, and the uniform electric field line is पासिंग आउट. यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हर जगह बराबर यूनिफॉर्म है एकदम, कोई फील्ड लाइन और परपेंडिकुलर भी है, ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म भी है, परपेंडिकुलर भी है. परपेंडिकुलर नहीं होगी तो उस पर वो इक्विपोटेंशियल ही नहीं हो पाएगी, पोटेंशियल इक्वल नहीं, क्योंकि उस पर एक अलग फोर्स लगेगा उसकी वजह से. दैट इज मेन थिंग. सेकेंड सी एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से चारों तरफ फील्ड लाइंस गुजरती है uniformly, and this will and this perpendicularly to every that concentric spheres, or we see the sphere, these spheres will form equipotential surfaces. यानी कि उसकी ये एक पूरी एक सरफेस हो गई एक स्फेयर की,
तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही फॉर्म करेंगे कि इस सरफेस पे पूरी पोटेंशियल एक ही होगी जो भी होगी, फिर इस सरफेस पे पोटेंशियल एकदम बड़ा समान होगी जो भी होगी, और इस सरफेस पे भी पोटेंशियल समान होगी जो भी होगी। तो दिस ऑल द सर्फेसेज आर फॉर्म द कंसेंट्रिक सर्कल्स, लाइक कंसेंट्रिक स्फेयर्स। नाउ थर्ड, एक मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी कि एक डाइपोल ले लिया। अब इस डाइपोल की वजह से डाइपोल में ये एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइन जाती है, तो इस एकदम सेंटर में ये फील्ड लाइन एकदम ये लगेगी जैसे परपेंडिकुलर है, तो फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हो गई। तो ये जो सरफेस जो क्रिएट हुआ, ये जो सरफेस यहाँ पर ये सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह बराबर होगी, क्योंकि फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है और परपेंडिकुलर है, एंड दिस सरफेस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। So this is the example of equipotential surface we have seen, and these are the properties we can say that by the point charge or the spherically symmetric charges, and this the surface equipotential surface will be produced will be concentric spheres. And there is also case equipotential surface is produced, and this is also the case equipotential surface is produced, and this is the definition of equipotential surface, and this is the for understanding what the equipotential surface is, and so whatever the question be ask me, and thank you, and have a good day.